नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस क्लास में आप सभी को विज्ञान के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप सभी इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद रखिए। आइए जानते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी है तो आप बता देंगे 25 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, कौन सा वह यंत्र है, तो आप बता देंगे कि स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है रक्तदाब, तो आप बता देंगे स्फिग्नो मैनोमीटर के द्वारा। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है जिसको हम बेस्म कहते हैं, तो आप बता देंगे कि 4 बेस्मी होता है हृदय। तो मानव हृदय है वो कितने बेस्मी होता है, तो 4 बेस्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है उसको क्या कहते हैं, तो जो गुर्दे की इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन की तरह ही एक शब्द आता है न्यूरॉन, वो किसकी इकाई होती है, तो आप उसको आगे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तंत्रिका तंत्र की इकाई, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की इकाई उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन ध्यान रखिए। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप बता देंगे कि जल में घुलनशील विटामिन जो है, जल में बीसी, वसा में कीड़ा। जल में बीसी और वसा में कीड़ा, तो जल में बीसी होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी। बीसी, बी और सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील हैं। और जो वसा है, वसा में घुलनशील विटामिन है, उनको भी ध्यान रखिए। वसा में कौन सा विटामिन है, तो कीड़ा याद रखिए, कीड़ा, KEDA, माने विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा सिक्का किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा सिक्का कहा जाता है ATP को। किसको कहा जाता है, ATP। ATP का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो आप याद रखिए, एडेनोसिन, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऊर्जा सिक्का इसे कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरुतंत्र की जो संख्या है वो कितनी है, तो मेरुरज्ज में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी। आप इसको ध्यान रखें, कितनी होती है, तो आप याद रखिए इसको, 31 जोड़ी। मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो 31 जोड़ी है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक बना, वो कौन सा यौगिक था जो सर्वप्रथम बना था, कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया, उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है, यूरिया। और यूरिया को जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे वो थे ओहलर। किसने तैयार किया था, तो आप बता देंगे ओहलर ने बनाया, ओहलर ने बनाया था इसको। ओहलर ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रोपेन, जिसको हम बोलते हैं C3H8 सूत्र होता है इसका, और इसमें सहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है, सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं, तो आप यहाँ बता दीजिए। जब सहसंयोजक बंध निकालने हो उसके लिए एक सूत्र होता है कि 3 × C+1। अब यहाँ देखिए, आपको नजर आ रहा है कि C कितने हैं, 3 है, तो C 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा +1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 3 दिया 9 होता है और +1, 9 1 10 होता है। ठीक है, ये 10 हो गया।
तो यहाँ पर प्रोपेन में सहसंयोजक बंधों की संख्या जो है एल्केन के सहसंयोजक बंधों की संख्या हम कह सकते हैं। तो सूत्र होता है 3C+1। तो सहसंयोजक बंध जो है हमारे पास वो कितने होंगे? 10 होंगे प्रोपेन में। एंटीमनी और आर्सेनिक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एंटामनी और आर्सेनिक जो है वो क्या है? तो आप बता देंगे कि एंटामनी और आर्सेनिक जो है वो उपधातु। क्या है? उपधातु। एंटामनी और आर्सेनिक जो है आपकी क्या है? वो उपधातुएं हैं। उपधातु है। और परावर्तनी भट्ठी का उपयोग किसमें किया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आप याद रखिए कि परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग हम निस्तापन के लिए करते हैं। किसके लिए? निस्तापन। निस्तापन में परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग होता है। अब आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो Al2O3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो आप बता दीजिए Al2O3 होता है। बाह्यतम कोश में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व कौन सा होगा? धातु होगा, अधातु होगा या उपधातु होगा? तो आप बता देंगे वो अधातु होता है। अधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो आप याद रखिए 1 होता है। ये आपके जो प्रश्न बनाए गए हैं ये एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 से लिए गए हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो पहली चीज तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 संबंध होता है। माने F का मतलब है फोकस दूरी और R का मतलब है वक्रता त्रिज्या। हमें चाहिए क्या? वक्रता त्रिज्या चाहिए। तो इसलिए वक्रता त्रिज्या माने R हम निकालेंगे तो R बराबर 2F होगा। क्योंकि हमको फोकस दूरी में 40 दिया गया है तो 2 × 40 बराबर 80 सेंटीमीटर। जब 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या चाहिए तो 40 का दूना कर दीजिए, फोकस दूनी होती है तो ये हमको मिल जाएगा 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? वैसे प्रकाश की चाल के लिए क्या हमने आपको पहले सूत्र लिखा रखा है निज ताका राना। क्या सूत्र लिखाया है? तो आप याद रखिए निज ताका राना। निज ताका राना। निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, नी से निर्वात है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। जल में उससे कम होती है। तारपीन में उससे भी कम। उसके बाद कांच में होती है। कांच के बाद रॉक साल्ट में कम होती है और इसके बाद नायलॉन। अर्थात ये पता चल रहा है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो ठोसों में कम होती है। किसमें कम होती है? ठोसों में। ठोस में न्यूनतम होती है। और ऑप्शन के अनुसार जहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर आपको हीरा लेना है क्योंकि हीरा जो है हमारा वो ठोस पदार्थ है। हीरा में ठीक ठोसों में कम होती है अर्थात हीरा आपको ऑप्शन दे देना है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा आपको दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश आपको काला नजर आएगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला नजर। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि सूर्य श्वेताभ कब प्रतीत होता है? सूर्य ऐसा लगता है कि जैसे श्वेत श्वेत चमक रहा हो, सफेद चमक रहा हो। तो श्वेताभ जब होता है वो तो दोपहर के समय में। दोपहर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तारों का टिमटिमाना। जो तारे टिमटिमाते हैं वो कौन सी घटना होती है? तो आप बता देंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है।
ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में कई परतें होती हैं। तो आप यहाँ ब्रैकेट में वायुमंडलीय परिवर्तन भी अपवर्तन भी लिख सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन भी लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश का अपवर्तन और वायुमंडलीय भी आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो आप यहाँ अपवर्तनांक के लिए जो प्रतीक होता है वो यन होता है, और इसका सूत्र होता है यन बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है उसको जूल में चेंज करना होता है, तो किलोवाट घंटा को हम जूल में अगर व्यक्त करें तो कितना लिखेंगे? तो आप याद रखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये थी आज हमारी बहुत छोटी सी क्लास। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।